हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास किताब को पढ़ेंगे जिसका नाम है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के अध्याय 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास पाठ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में आपने इस पाठ को पढ़ा था। यदि नहीं पढ़ा था तो वो वीडियो आप देख लेंगे। और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जो चीज इस पाठ का बच गया था उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अध्याय 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास। आधुनिक काल में भारत के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था। इतिहास में तारीख का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ा था। विज्ञापन का रुचियों पर प्रभाव पढ़ा था। तारीखें क्यों होती है महत्वपूर्ण ये जाना था। और साथ ही आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग के बारे में भी जाना था। और कैसे तय की जाती हैं अवधियां, मतलब समय को किस तरह से बांटा जाता था इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। और एक शब्द आया था औपनिवेशिक युग। तो आज हम इस औपनिवेशिकता के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो औपनिवेशिकता क्या है। तो औपनिवेशिक शब्द क्या है। जब इस शब्द का अर्थ है जब कोई शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश के ऊपर शासन किया जाता है। शासन करना मतलब उसके सारे चीजों पर अधिकार कर लेना, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेना। और साथ ही कब्जा जमा लेना, शासन करने के साथ साथ उसका शोषण भी करना। ये क्या हो गया औपनिवेशिकता। तो औपनिवेशिकता को हम समझेंगे। तो क्या है इस पाठ्य पुस्तक में आप भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश शासक क्या था। हमारे देश में जब हम स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं तो उसमें हम किससे आजादी की स्वतंत्रता मनाते हैं। तो वो आजादी हम मनाते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों के गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था, उसके लिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो भारत में ब्रिटिश शासन का किस तरह से स्थापना हुआ था और ब्रिटिश शासन काल से पहले जिनका यहाँ शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश के पहले हमारे देश में मुगलों का शासन था। प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों से हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण होता रहा है और यहाँ पर सब अपना साम्राज्य स्थापित करके भारत को लूटने का कार्य किए हैं। तो इसी क्रम में मुगलों का भी यहाँ भारत में शासन हुआ। और जब मुगल का शासन काल था उसी समय ब्रिटिश जो थे वे क्या किए, यहाँ पर व्यापार करने। भारत एक समृद्ध देश था, यहाँ खनिज संपदा का बहुत ज्यादा भंडार है। तो उसके लिए आकर्षित होकर जो ब्रिटिश थे वे यहाँ आए और व्यापार के उद्देश्य से प्रारंभ में आए और आकर यहाँ मुगलों से परमिशन लिया यहाँ कंपनी स्थापना के लिए। क्यों मुगलों से लिया, क्योंकि भारत में मुगलों का शासन था। तो यहाँ कंपनी स्थापना के लिए मुगलों से परमिशन लिया, उसके बाद कंपनी की स्थापना की। तो क्या किया था, जो वहाँ शासन करते थे मुगल उनको कहा जाता था नवाब। तो जो आए ब्रिटिश तो स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से तो पहले क्या परमिशन लिया, फिर अपना राज्य विस्तार किया और धीरे धीरे क्या हुआ, राजाओं के बीच में आपस में फूट कराते गए और एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाते गए और धीरे धीरे उनको भी खत्म करके उसके स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापना करने लगे। क्यों संभव हो सका, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा फूट था और आपस में बिल्कुल क्या था, एकता नहीं था। इसीलिए इस फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और फूट डाला और राज्य किया और अपने राज्य का विस्तार किया। वे स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से उतारते थे और शासन पर अपना कब्जा जमा लेते थे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किस पर कर लिया, भारत की अर्थव्यवस्था पर। अपने सारे खर्चे की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली की। राजस्व क्या होता है, टैक्स वसूलना। वो अपना खर्च निकालने के लिए भारत के लोगों पर ही टैक्स लगाकर उससे वसूल करते थे। और एक चीज क्या करते थे, भारत में क्या होता था, सस्ती चीजें, बहुत जो कच्चा माल होता था बहुत कम दामों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो ये यहाँ से जो कच्चा माल होता था बहुत सस्ते कीमतों पर खरीदते थे
और अपने देश भेज देते थे। फिर वहां से जो माल बनाकर लाते थे, वस्तुएं बनाकर लाते थे, वे भारत में ही बेचते थे, लेकिन दुगने तिगने दामों पर बेचते थे और अपना लाभ कमाते थे। तो अपनी आवश्यकताओं की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा। उन्होंने निर्यात के लिए व्यावसायिक एवं महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया। जैसे यहाँ के जो किसान थे, कुछ फसलों की खेती के लिए वो नहीं करना चाहते थे भारतीय किसान, लेकिन उनको जोर जबरदस्ती उनके ऊपर कड़ाई करके यहाँ पर उनको उपजाया गया। जैसे उसमें है एक महत्वपूर्ण फसल है नील। तो नील एक ऐसा फसल था जिसकी यदि खेती की जाए, उसकी जो जड़ होती है बहुत गहराई तक मिट्टी में जाती थी, और गहराई तक जाने के कारण क्या करती थी, मिट्टी में जितने पोषक तत्व हैं उसको समाप्त कर देती थी। और एक बार जिस खेत पर नील की खेती किया जाए तो उस पर दूसरे फसल की खेती संभव नहीं हो सकती, दूसरे खाद्य फसलों की खेती संभव नहीं हो सकती, और नील तो कोई खा नहीं सकता, उसके लिए खाद्य फसल उगाना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार अंग्रेज लोग किसानों को बाध्य करके कुछ फसलों को खेती करवाते थे और उसे अपने फायदा के लिए काम में लगाते थे। तो हम इस प्रकार प्रयासों के कारण आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या बदलाव हुए थे उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हम उन प्रयासों में जानने का प्रयास करें। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल्य जो मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में भी काफी परिवर्तन हुआ, और उसको हम समझेंगे। जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से, ये आप नोट कर सकते हैं, ये है औपनिवेशिकता का परिभाषा है। जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश का शासन करती है। ठीक है, इसमें क्या करती है, जो शक्तिशाली देश होता है वो कमजोर जो देश होता है उस पर शासन करती है, और उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे चीजों पर अपना हस्तक्षेप करती है और अपने नियंत्रण में ले लेती है। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। तो क्या है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत? जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोत का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। आज हमारी नजर में जिधर उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नजर आती है। किले, मकबरे, शिलालेख, विदेशी यात्राओं की कृतियां, पांडुलिपियां, मूर्तियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरुआत की। अंग्रेज क्या करते थे, जितने भी अपनी कार्रवाई करते थे उसकी सारी चीजों की रिपोर्ट तैयार कर लेते थे और उसे संग्रहित करके रख लेते थे। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, उस समय के लोगों के जीवन, किस तरह से कार्रवाई की जाती थी, सरकार की क्या योजनाएं होती थी, सरकार किस तरह कार्य करती थी, सारे विषयों के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। इतिहासकारों के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती थी। एक सशक्त माध्यम था उसको प्राप्त करने का। तो देखिए इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, 1920 के दशक में बना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो अभिलेखागार क्या है आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो रिकॉर्ड बनाते थे उसको संग्रहित करने के लिए किसी भवन की आवश्यकता है जहां उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, तो उसे क्या कहता है, अभिलेखागार। तो 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्थापना किया गया था। उनका तर्क था, उनका मतलब किनका, अंग्रेजों का तर्क था कि चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजनाएं, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना। बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीजों का अध्ययन आसानी से कर सकता था। इस कारण ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की नई
कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। इससे पहले इस तरह से सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर विशेष ध्यान दिया कि जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे चीजों को सुरक्षित रखा जाए। अंग्रेजों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों के अभिलेख कक्ष बनाए। जितने भी डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट के, सबका क्या अपना अपना अभिलेखागार बनाया जिसमें उसको सुरक्षित रखा जाता है। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी ने अपने रिकॉर्ड रूम बनाए। तो जितने भी थे सरकारी बेसरकारी जितने भी संस्थान थे, सब क्या करते थे, अपना रिकॉर्ड रूम बनाते थे और जहां रिकॉर्डों को संरक्षित किया जाता है। रिकॉर्ड क्या है, वो दस्तावेज जिससे उस समय की कार्रवाई की जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार या संग्रहालय जैसे संस्थान की स्थापना की जाती। क्या है, सब सारे डिपार्टमेंट अपने अपने कागजात अपने रिकॉर्ड रूम में रखते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख थे या दस्तावेज थे उसके लिए एक संग्रहालय अलग से बनाया जाता था। और उसकी स्थापना इससे पहले हमने देखा कि 1920 में किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। तो क्या एक शाखा के द्वारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो पत्र, ज्ञापन के सब भेजा जाता था, उसको भी अभी भी हम जो संग्रहालय है, अभिलेखागार है, वहां सुरक्षित देख सकते, क्योंकि उन्होंने उसको सुरक्षित रखा और उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की। जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। बड़े अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश, सुझाव को भी देखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में इन दस्तावेजों को नकलें सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। वो तो मूल कॉपी होती थी, लेकिन हर चीज को सुरक्षित रखने के लिए उसकी एक कॉपी भी बनाना आवश्यक है। तो जो ये उसकी नकल करके उसका कॉपी बनाते थे उनको कहते थे खुशनबीश। उन्हें खुशनबीश के विशेषज्ञ लिखते थे, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता, खुशनबीश या सुलेखनबीश। ये लोग क्या काम करते थे, जितने भी दस्तावेज होते थे उसकी नकल बनाते थे, कॉपी बनाते थे। सुलेख नवीस ऐसे लोग थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखा करते थे। इस तकनीक की सहायता से सरकारी विभागों की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाती थी। क्या होता था, जिससे बहुत सारे कामों में लाया जाता था। आधुनिक युग में अब रिकॉर्डों को डिजिटलाइज करने की शुरुआत हो गई है। अभी क्या है, सारे चीज हम लोग अपडेट हो जाता है, उसका जो साइट होता है उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी। तब क्या किया जाता, ये सारे रिकॉर्डों को एक संग्रहालय में रखा जाता था और इसकी कॉपियां भी बना ली जाती थी। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार को वायसराय के निवास स्थान के नजदीक बनाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थाओं को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। तो सर्वेक्षण का प्रचलन, और क्या किया अंग्रेज, एक तो संग्रहालय में सुरक्षित किए और एक काम किए रिसर्च, सर्वेक्षण, सर्वे। तो उसमें क्या वो मानते थे कि हम जिस क्षेत्र में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में शासन करेंगे, वहां पर उसके बारे में हमें जानकारी होना, सारी चीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वे सर्वे या सर्वेक्षण कराते थे। तो उनके सर्वेक्षण का विषय क्या होता था, वहां की मिट्टी, वहां का उपजाए जाने वाला फसल, वहां के लोग, ये सारे उनके सर्वेक्षण के विषय होते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफी अहम माना जाता था। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना बहुत आवश्यक है। यदि किसी जगह पर, किसी देश पर लंबे समय तक शासन करना हो तो वहां की सारी जानकारियां उनके पास होनी चाहिए, ऐसा अंग्रेज मानते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण किया गया। भारत का नक्शा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया गया।
ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए गए। राजस्व सर्वेक्षण मतलब टैक्स से संबंधित, टैक्स या कर से संबंधित सर्वेक्षण भी किए गए। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसलें और स्थानीय इतिहास की भी जानकारी हासिल की जाती थी। क्या किया जाता था उस सर्वेक्षण में? वहां की मिट्टी कैसी है, वहां मिट्टी कितनी उपजाऊ है, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसल और वहां के लोगों की स्थानीय इतिहास मतलब क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठे की जाती थी। देखिए यहाँ एक शरीफे का पौधा है। शरीफे का पौधा 1770 के दशक का है, जिसको उस संग्रहालय में चित्र बनाकर रखा गया कि किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाला ये पौधा है बोल के। तो ये हो गया उनके जानकारी हासिल करना। अंग्रेजों की धारणा थी कि किसी इलाके पर शासन करने के लिए उन बातों को जानकारी बहुत आवश्यक है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी, और वो जो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में की जाती थी, वो अभी भी 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जो आज भी वैसे ही जारी है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ एक चित्र दिया गया है, बंगाल के मानचित्रण और सर्वेक्षण की जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर। 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ये तस्वीर बनाई गई। जो सर्वेक्षण किया जाता था उसके बाद कुछ तस्वीरें, कुछ डाटा लिखा जाता था, उससे संबंधित, सर्वेक्षण से संबंधित डाटा। तो इस तरह से आप समझ गए पाठ को। अब देखिए आगे क्या है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जनगणना की नीति के अनुसरण किया गया। आज की दशक से पहले वर्ष में देश भर में जनगणना की जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये जनगणना का सिलसिला जारी रहा। तो 1951 ईस्वी से जनगणना प्रारंभ किया गया। 1951 में हुआ था, 10 साल के अंतर में, फिर 71 में, फिर 91 में, 2001 में, 2011 में, इसके बाद 2021 में जनगणना होगा, 10-10 वर्ष के अंतराल में। तो वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, इन वन सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए। तो ये समझ गए आप। इसके बाद है अधिकृत रिकॉर्ड। कुछ रिकॉर्ड्स क्या होते थे? अधिकृत होते थे सरकार के द्वारा। तो रिकॉर्ड से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है। रिकॉर्ड क्या है, इसे नोट कर लीजिए। रिकॉर्ड से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जिनका लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रहता है। किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही और उसका लिखित विवरण किया जा रहा है, उससे संबंधित चित्र बनाया जा रहा है और उसे सुरक्षित दफ्तरों में रखा जा रहा है। ये है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के विशाल भंडार से काफी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी सरकारी रिकॉर्ड हैं। क्या है? जो सरकार सर्वे कराती थी उसका रिपोर्ट वो तैयार करती थी, लेकिन इससे क्या पता चलता? सरकारी अफसरों की सोच के बारे में पता चलता, उनकी विशेष दिलचस्पी और किन चीजों को सुरक्षित रखना चाहते थे इसके बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन आम लोग क्या सोचते थे इसके बारे में? उन दस्तावेजों से जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि ये सरकार द्वारा तैयार की गई थी सिर्फ। ये देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का तस्वीर भी उस रिकॉर्डों में संरक्षित किया गया था, जो सैनिक विद्रोह हुआ था 57 में। हालांकि इन रिकॉर्डों से हमें ये पता नहीं चलता है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। जो कार्रवाई सरकार के अपने तरफ अपना पक्ष रखती थी, लेकिन दूसरा पक्ष तो हमें जानकारी नहीं मिलता था। इसकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल करनी होगी। हालांकि दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स की तुलना में इसे तलाश करना थोड़ा कठिन काम है। सरकारी रिकॉर्ड्स तो एक ही जगह में मिल जाती थी, लेकिन बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ढूंढने के लिए काफी कठिनाई होती है और वे आसानी से मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि वो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में लोगों की डायरियां, क्या है, जो डायरियां हैं, तीर्थ यात्राएं,
या यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके माध्यम से कोई तीर्थ यात्री आया और उसके सामान जो अपनी यात्रा विवरण लिखा, या फिर कोई डायरी किसी के द्वारा लिखी गई, या आत्मकथा लिखा गया, या स्थानीय बाजार में जो पत्र पत्रिकाएं बिक रही हैं, उससे पता चलता है। छपाई तकनीक के प्रसार के साथ अखबारों का प्रसारण भी प्रारंभ हो गया। जब प्रिंटिंग मशीन आई तो क्या हुआ, अखबार भी छपने लगे, रोज हम लोग को खबर मिलने लगा उस समय का। विभिन्न मुद्दों, तो उस समय के जो अखबार है उससे भी जानकारी प्राप्त हो जाती। विभिन्न मुद्दों पर जनता विचार विमर्श और बहसें करने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त किया। कुछ उपन्यासकार और लेखक भी लिखते थे जिससे भी हमें आम लोगों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती थी। इसके बावजूद हम साधारण लोगों के जीवन के व्यतीत होने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में परेशानी होती थी, क्योंकि उसमें जो जानकारी मिलती थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी। हमारी जानकारी के सभी स्रोत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही रचे जाते थे। जो शिक्षित लोग होते थे बस उसी के द्वारा रचे जाते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि आदिवासी, किसानों, खदान में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर जीवन बिताने वाले गरीब लोगों के अनुभव कैसे थे, क्योंकि जो लिखते थे वो बड़े लोग ही होते थे, शिक्षित लोग होते थे। लेकिन हमारे देश में अधिकांश लोग अशिक्षित होते थे, मजदूर होते थे, लेकिन वे अपनी जो भावनाएं हैं, अपने दैनिक जीवन को वो नहीं लिख पाते थे, बता नहीं पाते, इसलिए जानकारियों का अभाव हो जाता है। जानने योग्य कुछ शब्द हैं, देखिए यहाँ है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। सचिवालय, सेक्रेटरिएट, खुशनबीसी, क्या है, खुशनबीसी, जो सुंदर से कॉपी बनाते थे। कैलीग्राफी, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, उपनिवेश, कॉलोनी, अभिलेख, रिकॉर्ड, आधुनिक, मॉडर्न, उपन्यासकार, नॉवलिस्ट। ये याद कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इसे याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ अभ्यास दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? जेम्स मिल ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को खुशनबीश या सुलेखनबीश कहा जाता था, कहलाते थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 ईस्वी में बना था, 1920 में बना था। तो ये आप कर लेंगे। आगे क्या है, सही गलत करना है। लोगों में ने चाय पीना कब शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करते थे, सही बात है कि सिर्फ प्रशासन के लिए ही करते थे। सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है? नहीं चलता है। किसके बारे में पता चलता था? सरकार के बारे में। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। ये अंग्रेज मानते थे कि हमारे शासन के पहले अंधकार का युग था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये कर लेंगे। बाकी देखिए इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है, मैंने आगे समझाया है, आप इसे करने का प्रयास करेंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में विभाजित किया, ये कर लेंगे। उपनिवेशिक युग किसे कहते हैं, आगे मैंने बताया है, उसे भी कर लेंगे आप। इस तरह से सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है, अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों होती है, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, इसके लिए आप किताब की भी सहायता ले सकते हैं और आगे मैंने इसे बताया भी है। अगर इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। इतिहास में तारीखों का क्या महत्व होता है, आप इससे सहमत हैं? इतिहास में तारीख का महत्व होता है कि नहीं? होता है, कुछ कारणों से होता है, क्योंकि बिना तारीखों से हम उस विशेष समय के किस समय घटना घटी है इसके बारे में नहीं जान सकते।
9 नंबर है कि भारत के गवर्नर जनरलों की सूची कालक्रम के अनुसार तैयार करना है। तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको भी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सारे वीडियो यदि इस तरह के पाने चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और आप पढ़ाई कर